मैं उसके बाद जॉब नहीं किया जर्नलिज्म में, नई जर्नी पे जाने का सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं इकोसिस्टम को। ये गांधी फेलोशिप क्या है सर? और आपको शायद कुछ पे भी नहीं मिलता था उसमें। कास्ट का भी इशू होता है, कई लोग प्रिविलेज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे लोग रहते हैं। जो बिहार का एक नैरेटिव है, बिहार लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें। चोर वोर तो नहीं है, फ्रॉड तो करने वाला नहीं, ऐसा कौन कहता है कि हम गाँव में रहना है। बिहारी बिहार से बाहर निकलने के बाद वापस नहीं जाता है। ये तो मैंने भी सुना सर, ये तो मैंने भी सुना है। अच्छा, आपने अपनी एजुकेशन सारी बाहर से करी? बाहर में 10वीं के बाद जो होता है सबके साथ कि को फाउंडर बने, टाइप एंटरप्रेन्योर बने, आंखें खोलो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब पॉजिटिव आपके साथ, ऐसा एटीट्यूड रहता है। दोस्त ने कमेंट किया था कि इतने सारे फंड्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कोई फंड नहीं आया था। एम्प्लॉय कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, तो ऐसा कौन सा क्रेजियस आइडिया था जो आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी जिसने थोड़ा सा आपको एडवांटेज दिया या बेटर आप कर पाए कुछ? जर्नलिज्म को जितना मैंने समझा है कि प्रेशर बहुत रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप कोई स्टार्ट करते हो स्टार्टअप? सो वी आर स्टार्टिंग विद अ पॉडकास्ट जिसमें हम आपको वो स्टोरीज शेयर करेंगे। जब आप कोई नई जर्नी शुरू करते हो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, कोई नया स्टार्टअप प्लान करते हो, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपका बेस्ट आइडिया है आपके पास और आपने बस शुरू करा और आप 10 बिलियन की कंपनी बना दोगे, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंडेड रियलिटी और जिन्होंने पहले शुरू करा है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने काम करा है, क्या क्या चैलेंज उन्होंने फेस करे और क्या आप उनसे सीख सकते हो, और उस लर्निंग के बाद क्या ओवरकम करके आप अपनी जर्नी को और बेटर कर सकते हो, वो कहानी हम बाहर लाने वाले हैं। आज मेरे साथ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं मिस्टर भूषण सर, एंड उनकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थे, उनको बहुत हमेशा एक फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद उन्होंने एक डिलेमा में थे कि क्या कॉर्पोरेट ज्वाइन करूँ और कैसे अपना पैशन फॉलो करूँ, कैसे लोगों को इम्पैक्ट करूँ। एंड उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव ज्वाइन करे, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो उनकी जर्नी में लगा कि वो ऐसे एक विलेज में जाके वो रहे और वहाँ के ग्राउंडेड रह के देखा सीखा। सारी जर्नी हम आज सुनेंगे उनसे। बहुत बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका पूरा खुद थ्रू करा था, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपने अपना जर्नलिज्म करा, कहाँ से करा, हमारे ऑडियंस को बताओ। एंड उसके बाद आपने क्या करा, यू वेंट टू अ जॉब या आपने उसके बाद क्या स्टार्ट करा? मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने जर्नलिज्म किया IIMC से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है जर्नलिज्म करने के लिए। लेकिन मैं उसके बाद जॉब नहीं किया जर्नलिज्म में, क्योंकि शायद उस दौरान मुझे रियलाइज़ नहीं हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जीक्यूट कर पाऊँगा इस फील्ड में, और जो मेरी एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। तो मैंने एक नई जर्नी पे जाने का सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं इकोसिस्टम को। तो मैंने गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया साल 2015। ये गांधी फेलोशिप क्या है सर? गांधी फेलोशिप एक 2 इयर्स रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें उस दौरान, अभी बहुत चेंज हो गया, उस दौरान हम प्रिंसिपल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करते थे, जिसमें हम स्कूल के साथ, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करना होता था, जिसके थ्रू स्टूडेंट लर्निंग आउटकम इंक्रीज करना होता था। तो एक जर्नी थी जहाँ पर हम प्रोफेशनली कुछ कंट्रीब्यूट भी करते थे स्कूल के साथ, और हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ भी उसके साथ जुड़ी होती थी, उससे हम इम्प्रूव होती थी, हमारे करियर और पर्सनल ग्रोथ भी इम्प्रूव होती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अट्रैक्ट की वहाँ पे। बट सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज आपने जर्नलिज्म करा, उसके बाद इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से करा, उसके बाद आप बिल्कुल ऑपोजिट प्रोफाइल आप ये गांधी फेलोशिप में आ गए, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये क्यों चूज़ करा? मतलब आई थिंक मेरे उस दौरान दिमाग में चल रहा था कि उस दौरान जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी जर्नलिज्म में, ज़्यादातर डेस्क जॉब आते थे, मतलब कि मैं एस्पायर किया था कि कुछ ऐसा हो जो रिपोर्टिंग कर पाए, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती थी। और मैं शायद मेट्रो सिटीज़ में मैं रहने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे लगा कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी टाइम है, ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं है, तो ऐसा कुछ एक्सप्लोर करते हैं जिससे हम कुछ और सीख सके, सिस्टम को और एक्सप्लोर कर सके। तो सिस्टम को एक्सप्लोर करने का जो पॉलिसीज़ बनती है सेंट्रल लेवल पे, ग्राउंड पे कैसी दिखती हैं, उसमें कुछ जान पाए, उसके लिए मैंने गांधी फेलोशिप ज्वाइन किया। वेरी इंटरेस्टिंग सर। जैसे जैसे आपने मुझे बताया था कि जब ये कर रहे थे, इसमें से एक महीना, हर 6 महीने में एक महीना आपको किसी गांव में जाके रहना पड़ता है, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ, और आपको शायद कुछ पे भी नहीं मिलता था उसमें। यस, नहीं, उसमें फेलोशिप में हमें पेमेंट मिलता था मंथली, लेकिन कई सारे एक्सपेरिंशियल एक्टिविटीज़ थी। इसमें एक था विलेज इमर्शन का, इसमें हमें जिसे मैं गांव, क्योंकि रूरल इलाके में था, चूरू में, राजस्थान में, तो विलेज इमर्शन होता था। जो शहर में होते थे मुंबई में, वो मतलब कि कम्युनिटी इमर्शन करते थे। तो इसमें 1 महीने गांव में रहना होता था। आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट मिलते थे कि एकदम जो आपकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि ज़्यादातर उस वहाँ पे जाने वाले लोग प्रिविलेज्ड होते थे, जो DU JNU हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, IIT से पढ़ के बच्चे आए हुए हैं, और तो वो लाइफ को कैसे छोड़ें जो प्रिविलेज लाइफ है, और वहाँ जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो
मुझे लगा 70% आबादी जो भारतीय एक्सपीरियंस करती है वो एक्सपीरियंस करे, क्योंकि हम सॉल्यूशंस दे रहे थे कि स्कूल में ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशंस तभी आना चाहिए जब वहाँ हम रह के थे। हम ऐसे एसी में बैठ के सॉल्यूशन ना दें। तो उसका फेज था, 1 महीने हम गाँव में रहे, उन कम्युनिटी के साथ रहे जिनके बच्चे उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल में किनके बच्चे जाते हैं। करेक्ट। तो उनके साथ रहे, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, चाहे जो लोकली कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके सर साथ ये कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल इवन मैं भी सोचता हूँ कभी कभी कि वो लाइफ कैसे, बिकॉज हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, उसके नॉर्म्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट गाँव में रहना। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस था सर, क्या लर्निंग्स थी? ये मतलब इंटरेस्टिंग होता है कई बार। जो अपने ईगोज होती हैं, कई बार आपके जो होता है कि मैं, मुझे सब पता है, चाहे मुझे कौन मना करेगा, है ना। करेक्ट। मतलब तो वो वाली जो फीलिंग होती है, मेरे पास पैसा है मैं कुछ खरीद लूंगा, भूख लगेगी, करेक्ट। वो फीलिंग आपको उसके साथ जीना। और वो कि कास्ट का भी इशू होता है, कई लोग प्रिविलेज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे लोग रहते हैं। तो वो वहाँ पर जब जाते हैं, तो जैसे मेरा था कि मैं बिहार से हूँ, मैं राजस्थान में रह रहा था, जो बिहार का एक नैरेटिव है कि बिहार लोगों पे कैसे ट्रस्ट करें। मतलब कि वो, अब मैं गांव में जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मुझे 1 महीने आपके यहाँ रहना है, तो क्यों रहना है, तुम दिल्ली में रह के आए हो, बिहारी हो, यहाँ क्या करोगे, मतलब चोर वोर तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो करने वाला नहीं, ऐसा कौन कहता है कि हम गाँव में रहना है 1 महीने तक और पैसा भी नहीं देना है, आप ही दीजिए, होस्ट कीजिए। तो टफ था, लेकिन हाँ, तो उसके बाद निगोशिएट करना, तो वो स्किल सेट डेवलप होता है कि हम्बल रहें, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझे। मना कर रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे उसके अजम्पशंस है, चाहे सोसाइटी का जो प्रीनोशंस है उसके पास, तो वो चीज़ों को कैसे समझ के नेगोशिएट करें, उनको कन्विंस करें। तो वो जो हम्बलनेस के साथ कन्विक्शन होती है, वो शायद डेवलप हुआ उस समय। और उसके बाद जब उनके बीच रह के कुछ आप उनको बताते हो, तो शायद वो ध्यान से सुनते भी हैं। मतलब वो गांधी जी जो बोलते हैं ना कि किसी को सोल्यूशन देने से पहले खुद पे पहले ट्राई कर लो। करेक्ट। तो गांधी फेलोशिप था, तो शायद इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हमें ज़्यादा ज्ञान देने के बजाय पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। एंड सर ये एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने उसके बाद व्हाट यू डिड, लाइक आई थिंक ये 2 साल आपने करा इसको। यस। उसके बाद फिर उसके बाद क्या करा? उसके बाद क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और बिहारियों के लिए बोला जाता है कि वो बिहार से बाहर निकलने के बाद वापस नहीं जाता है। ये तो मैंने भी सुना सर, ये तो मैंने भी सुना है। तो मैं उस नोशन को तोड़ना चाहता था, और क्योंकि मैं भी 10वीं के बाद से बाहर निकल गया था। अच्छा, आपने अपनी एजुकेशन सारी बाहर से करी? बाहर में 10वीं के बाद से मैं बिहार में, उसके बाद यूपी बोर्ड से, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर IMC से, तो बाहर ही रहा था मैं पिछले, उसके बाद 10वीं के बाद 7-8 साल तक। तो उसको कैसे फिर मैं वापस जाऊं, बिहार के लिए कुछ करूं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेधा लर्निंग फाउंडेशन, वो जो यूथ के साथ काम करती है, तो मुझे उसके थ्रू बिहार जाने के लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें जाऊँ, बिहार में काम करूँ। लेकिन अप्लाई वो बिहार में ओपनिंग थी, लेकिन गया और बिहार में ज्वाइनिंग नहीं, हमको लखनऊ में मिल गया। इसलिए फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया 6 महीने बाद ही। अच्छा। फिर अपना स्टार्ट करने की जर्नी में आगे बढ़े। ओके। एंड सर ये जब आपने छोड़ा लखनऊ वाला, एंड देन व्हाट यू डिड लाइक यू स्टार्टेड अ जॉब, और या फिर आपने फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करा? यस, तो जैसे ही मैं लखनऊ में था, तो मेरे एक दोस्त ने, जो IMC का साथी था मेरा, उसने अप्रोच किया कि हम, क्योंकि उसको पता था कि मैं बिहार को लेकर पैशनेट हूँ और मैं चैन हूँ, तो उसने कहा कि आओ पटना में कुछ शुरू करते हैं, एक बिहार की स्टोरीज को कहने का कुछ एक प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, जिस पे हम बिहार की स्टोरीज को कवर करेंगे, ग्राउंड स्टोरीज कवर करेंगे। कि न्यूज़ चैनल था सर? काइंड नॉट न्यूज चैनल, वेब पोर्टल कह सकते हैं आप, न्यूज पोर्टल कह सकते हैं। न्यूज़ पोर्टल। यस यस। ओके। सो कैसी जर्नी थी सर, बिकॉज ये पॉडकास्ट जो है दैट इज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग्स। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप कोई स्टार्ट करते हो स्टार्टअप, एंड क्या क्या फेजेस आते हैं और क्या क्या आप ओवरकम कर सकते हो आप लोगों की जर्नी से सीख के। तो दैट इज़ वन, क्योंकि मैं सर पर्सनली जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो मैं बहुत रैंडमली उधर भाग रहा था, और फिर मैं लोगों से एडवाइस लेना शुरू करा, एंड ट्रस्ट मी सर, मेरे लाइफ के बहुत टाइम और पैसे बच गए, जस्ट बिकॉज कि मैं लोगों से उनके एक्सपीरियंस के थोड़े से इनपुट्स लेके अपनी जर्नी को मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब कुछ मानना ज़रूरी है, बट लोगों से एडवाइस लेके उसको बेटर करना अपनी जर्नी को, इट्स इंपॉर्टेंट। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड सर कि इस जर्नी में आपका क्या कैसे आपने बिजनेस बनाया, और क्या ग्रोथ थी, कैसे सर्वाइव करा, कैसे फाइनेंस मैनेज करा। तो हम अपनी बेसिस से शुरू करते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करा और कैसे था सर ये? जो होता है सबके साथ कि को फाउंडर बने, टाइप एंटरप्रेन्योर बने, उस हिसाब से दिमाग में चल रहा था। लेकिन अब मौका भी मिला बात कर शुरू करने का, तो प्लान ये किया, हमेशा से था सर कि बनना है? मतलब कि अपना कुछ करने का तो था, कुछ बड़ा करने का, कुछ इम्पैक्टफुल करने का तो था। अब वो मौका मिला, और क्योंकि उस दौर में जब पहली बार आप करते हैं ना,
तो आपको सब चीज़ अच्छा दिखता है, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि आंखें खोलो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब पॉजिटिव आपके साथ, ऐसा एटीट्यूड रहता है। और उसी एटीट्यूड के साथ मैंने शुरू किया कि दोस्त से बात किया, प्लान करने लगे, और जब भी प्लान करते तो लगता था कि ये कर लेंगे, सब अच्छा ही लगता था, मतलब कि कोई सवाल करने वाला नहीं था। जो लोग सवाल करते थे हमें लगता था यार ये ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये फेल हो गए हैं तो इनको लग रहा है हम भी फेल हो जाएंगे। कहने एटीट्यूड था उस समय, क्योंकि शायद ज़्यादा जॉब भी नहीं किया था, एक्सपीरियंस 2-3 साल का था फील्ड का, तो वो लगता था कि हम कर लेंगे, बाकी ना हम तो कर ही लेंगे। तो वो उस मोड के साथ आगे बढ़े, प्लान कर लिया जो पॉजिटिव होंगी। और एक इशू है, मतलब कि जो आप हो सकता है आगे बात करें हम इसमें, कि मीडिया के साथ, मीडिया फील्ड में, मीडिया के बिजनेस, एथिकल बिजनेस बिल्ड करना टफ है। मतलब अभी तक इंडिया में कोई रेयरली ऐसा कुछ फाइंड करेंगे कि जो जो न्यूज़ वाले स्पेस में एथिकली बिल्ड कर पाए और बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाए। सर ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? मतलब मैं मीडिया इंडस्ट्री का बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इसमें रेवेन्यू कैसे बनता है और कैसे कैसे रेवेन्यूज बनते हैं और कैसे बिल्ड होता है बिजनेस। ओके, तो मतलब इसमें मेरी बहुत एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितनी समझ, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी समझ थी उस दौरान जो 10 महीने में मैंने समझा, और अभी भी क्योंकि मैं फॉलो करता रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो इस समझ में आया कि एक तो बड़ा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का है, एडवर्टाइजिंग से ही आता है। और अभी अलग अलग फॉर्म के होते हैं एडवर्टाइजिंग, मतलब कि गवर्नमेंट से ऐड आते हैं जो उनके पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए होते हैं, प्राइवेट फंड्स होते हैं, कुछ स्टोरी कवरेज करते हैं, जाके बिल्ड करते हैं, ये मेजर फंड्स है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब बहुत जो इकोसिस्टम में कि डिपेंडेंसी है, मतलब कि स्टेक होल्डर पे, ओके, कि किसके साथ आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। इसलिए मैंने टर्म यूज किया था एथिकल बिजनेस बिल्ड करने में चैलेंज है, क्योंकि जो इसमें बेनिफिशियरी है, जो कस्टमर है, वो पे नहीं करता। आप किसी भी न्यूज़पेपर को भी देख लें, न्यूज़पेपर में हम 4 से 5 रुपये पे करते हैं एक न्यूज़पेपर के लिए, मैक्सिमम 10 रुपये, लेकिन उसका कॉस्ट आता है 20 से 25 रुपये एक न्यूज़पेपर का। वो कौन बियर करेगा? वो एडवर्टाइजर बियर करते हैं। तो फिर जब वो बियर करेगा तो फिर कंटेंट की क्वालिटी किस तरह तो होगी, वो चैलेंज है। तो दिस वाज अ बिजनेस इनटू मीडिया जहां आपकी डिपेंडेंसी फंड्स की हमेशा एक स्टेक होल्डर एडवर्टाइजर पे रहती थी। यस, यस। एंड चैलेंजेस क्या जैसे एडवर्टाइजमेंट मिलते नहीं थे। एडवर्टाइजमेंट तब मिलती है जब आपकी आउटरीच बहुत बढ़िया हो, आप बहुत ज़्यादा, और ये जितने भी अभी मीडिया हाउसेस हैं वो हैवी कैपिटल्स के साथ इन्वेस्ट किए हुए, बहुत पुराने हैं, 20 साल से 50 साल से, फिर लोग 100 साल से काम कर रहे हैं, उनके नेटवर्क्स हैं, और उनको एडवर्टाइज, क्योंकि आउटरीच उस तरह से है तो वो आसानी से मिल जाती है। जब भी स्टार्ट करता है कोई मीडिया हाउस तो वो सोचता है, जैसे कि हम सोचते थे कि अमेजन से ऐड आ जाता है, जो उसके गूगल एडसेंट होते हैं, गूगल के होते हैं, यूट्यूब से आ जाते हैं, तो वो सब सोच के, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें। कम से कम आपको जब भी स्टार्ट करें तो 3 साल का टाइम लेके चले, और शायद वो हमारी गलती थी कि हम वो विजुलाइज नहीं कर पाए। हमें लगा था कि हम शुरू करेंगे, 6 महीने में कुछ ना कुछ आने लगेगा, ऐड आने लगेगा, वो आने लगेगा, और आया भी। अब लोग ऐड आने की तरफ बढ़े थे हम लोग, लेकिन वो फिर एथिकल नहीं थे, जैसे कि वो कि ये चीज़ कर लो। ये डिलेमा जो आता है ना सर कि जब आप कुछ शुरू कर रहे हो तो एथिकल अनएथिकल वाला, वो एक बहुत बिजनेस में इट इज़ अ प्रॉब्लम। बहुत बार हमने भी फेस करा है सेम चीज़। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। यस, आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए वो आसान है और वो उसको करना चाहिए, उसको गलत हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको, इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ भी शुरू करने से पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, कि आप समझें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस में खुश रहेंगे। अगर आप वो करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत कीजिए, कुछ और कर लीजिए। तो वही मेरे साथ हुआ, मतलब सेल्फ डाउट अगर आ रहा है आप तो, आपको लग रहा है दैट दिस इज नॉट योर फील्ड। यस, यस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि इफ समबडी इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इनटू मार्केटिंग और उसको हमेशा लोगों को जाके एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लोगों को बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई एम श्योर कि उसको वो इनिशियल प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होगी उसको। बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं था कि खाली वो एडवर्टाइजिंग का, वो जब टीम बनाते हैं शुरुआत में, आप जब शुरू में टीम बनाते हैं तो वो आप पहले सोचते हैं कि दोस्त के साथ शुरू करने से अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। दोस्त आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन अच्छा बिजनेस पार्टनर हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको उस समय सोचना चाहिए। अब मैंने शायद वो ध्यान नहीं दिया, मेरी भी एक गलती थी कि मैं ट्रस्ट जल्दी आसानी से कर लेता हूँ लोगों पे, तो वो चीज़ें थी। मतलब वो शुरुआती फंड रेज करने में दिक्कत होती है। जो दोस्त ने कमिट किया था कि इतने सारे फंड्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कोई फंड नहीं आया था, मैं चला गया, अपना जॉब छोड़ के चला गया यहाँ से। तो वो चैलेंज था कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं मतलब चीज़ें ऐसे नहीं बिल्ड करनी चाहिए थी, मतलब कुछ और हो सकता था। थोड़ा और रियलिस्टिक होके आप अगर चलते तो दैट इज आई थिंक विल बी, बिकॉज सर होता क्या, जब हम कुछ आइडिया आता है ना तो हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है दोस्त है, हम साथ में करते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, एंड
फिर धीरे धीरे रियलिटी जब चेक होता है ना, हिट करता है, तब दैट हर्ट्स यू कि यार अब एक रियलिटी चेक फंड्स देंगे, अब एक रियलिटी चेक वो इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा, तो वहाँ फिर चैलेंजेस आता है एंड यू स्टॉप वर्किंग। यस। एंड सर कितना टाइम आपने रन करा ये बिजनेस और कितना कैपिटल आपने लगाया इस बिजनेस में? मतलब 10 महीने तक रन किया ठीक है। और उस समय तक क्योंकि कैपिटल जो एक्सटर्नल मैंने अपने बूटस्ट्रैप एक फ्रेंड से मतलब कि जान उन्होंने ट्रस्ट मुझे उन्होंने मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट दिया था। मैं जितना एक ही इन्वेस्टमेंट आया जो मैं रेज किया था अपने, वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली कह सकते हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया कि नहीं आप शुरू करो। उसके बाद जो क्योंकि कोई अर्निंग नहीं, जो सारी तरह से लगभग मान लीजिए उस पूरे वेंचर में अगर अपना कॉस्ट में डाले, दोनों कॉस्ट में डाले 10 लाख तक तो आसपास उस 10 फंड लगाया क्योंकि 10,000 केवल 2-3 लाख फंड रेज किया था, क्योंकि हम कुछ अर्न नहीं कर रहे थे तो वो कॉस्ट उसमें जाता है, तो उस हिसाब से उतना फंड लगा उसमें। 2-3 लोगों का कॉस्ट, पूरा वेबसाइट डेवलप करवाना, चीज़ें बिल्ड करना, और वेबसाइट हमारा 2 बार क्रैश हुई हुआ था। ओके। तो बहुत सारे चैलेंजेस सब मिला के लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता। एंड सर इससे एक रिलेटेबल क्वेश्चन जो हर एक फाउंडर के दिमाग में आता है, स्टार्टअप बिल्ड करना इज ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेंथ से मैंने बिल्ड कर लिया, ऑफिस ले लिया, जब मैं अपना पहला एम्प्लॉय हायर करता हूँ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था सर? आपने अपना पहला एम्प्लॉय, क्योंकि आजकल जॉब में भी लोग बहुत देखते हैं कि ग्लैमरस कंपनी हो, एमएनसी हो, क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, छोटा ऑफिस नहीं चलेगा, कुछ लोग होने चाहिए ऑफिस में, तो मुझे भी चैलेंज आया था, तो आपने कैसे इस चैलेंज को डील करा? वो उसमें हम क्योंकि हमारे पास बहुत फंड नहीं थे तो हम उसमें रियलिस्टिक थे उस मामले में। हमने एक जहाँ फ्लैट लिए थे वहीं से काम करते थे, कोई ऑफिस नहीं लिया था, हमें पता जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा हम ऑफिस नहीं लेंगे, ये चीज़ क्लियर थी। दूसरा कि हमने जो एक लोगों को हायर किया था वो फुल टाइम इस तरह से हायर नहीं किया था कि हम आपको बहुत सैलरी, उनको बोला था कि आपको हम मिनिमम देंगे लेकिन आप हमारे साथ भी, हाँ हमारे साथ रहोगे, आपका रहने का खाने का सब हम देखेंगे, और अच्छा, रहना खाना आपके साइड आप और हाँ रहोगे भी, हमारे साथ ही रहोगे, हाँ। बस आपको एक मिनिमम अमाउंट देंगे, क्योंकि अगर बिल्ड करते हैं साथ में, अगर होगा इनकम आने लगेगा तो फिर आपको सैलरी देंगे, फिर आप मूव कर, तो आपका रहने का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे रिस्क टेकर हो, आपके साथ अलाइन करें अपने थॉट्स को, एंड इफ दिस बिल्ड्स तो उनको भी बेनिफिट मिले। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट सर। मैं अब ये मुझे समझ में आया है कि जो एम्प्लॉय कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बहुत हाई होता है, तो आप अपने साथ उन लोगों को अलाइन करो जो आपके थॉट प्रोसेस से, आपके गोल से मैच करें, एंड यू कैन गिव देम सम इक्विटी और मे बी सम पार्टनरशिप। और आप जो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे शुरू में होता है मेरा आइडिया बेस्ट है, यस यस मैं कर लूंगा, बट वो होता नहीं है। यस। आपको हमेशा एक अच्छे फाउंडर्स को फाउंडर्स की टीम चाहिए होती है, तो बिल्ड दिस। आई थिंक वो जो पार्ट है ना कि ऐसे लोग शुरुआत में हायर करना बहुत ज़रूरी है, और वो शायद वो आपके एम्प्लॉई नहीं होते, आपके पार्टनर्स होने चाहिए, कि कैसे वो आपके साथ आपके मिशन के साथ अलाइन करें। मतलब जो आप बोल रहे हैं जैसे कि आप पैशनेट हैं, लेकिन वो भी पैशनेट होना चाहिए, उतना नहीं, आधा ही पैशनेट होना चाहिए। वो केवल काम करने के लिए स्टार्टअप में हायर करेंगे तो नहीं होगा। जैसे आप बता रहे थे कि अगर सैलरी सोच है कि 10 तारीख को चेक आना चाहिए, तो फिर नहीं नहीं चल पाएगा वो, अरे भाई भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि उस पास तो है ही नहीं ना अपॉर्चुनिटी, उसे सेटअप पर देने के लिए नहीं है वैसा कुछ। सर जैसे ये जर्नी जब आपने ये शुरू करा, आपका स्टार्टअप जो आपने स्टार्ट करा था, तो ऐसा कौन सा क्रेजियस आइडिया था जो आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी जिसने थोड़ा सा आपको एडवांटेज दिया, या बेटर आप कर पाए कुछ ऐसा, कुछ कोई भी स्ट्रैटेजी? इसमें स्ट्रेटजी देखेंगे, न्यूज़ में थे हम लोग, तो एक कोशिश कर रहे थे, एक केस था वो वहाँ पे जो हुआ था स्टोरी, मुजफ्फरपुर बालिका, अच्छा, जो वो कुछ पॉलिटिशियन का रिलेटिव था, कुछ ऐसा केस हुआ था। जो एक जो हमारे परफॉर्मर थे वो अच्छे रिपोर्टर अच्छे रिपोर्टर, तो उसने जाके जब हमारे लिए ग्राउंड स्टोरीज कवर की, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, मतलब कि बाकी लोग इन्फॉर्मेशन जो आती थी ऊपर से आ रही थी, लेकिन वो जो सनसनीखेज नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन क्रिएट की, पूरी लंबी रिपोर्ट उसमें लिखी, मतलब ग्राउंड रियलिटी पर जाके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स डिटेल, ऐसी घटनाओं का डिटेल रिपोर्टिंग जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी ऑडियंस को डिटेल समझना जरूरी है, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि ये हो गया। तो वो जब वो तो बहुत बहुत फैला हुआ, मतलब कि मोरा न्यूज सब जगह फैला हुआ, उसके लिए हमने बीबीसी ने भी यहाँ अप्रोच किया था हमारे पार्टनर को कि हमारे लिए स्टोरी कीजिए, तो उसने किया, लेकिन मतलब उसका सेकेंड पार्ट उसने बीबीसी के लिए कवर किया, तो वो एक अच्छा था। क्योंकि ऐसे स्टोरीज को आपको अटेंटिव रहना होगा, और ओपन, मतलब कि जर्नलिस्ट का जो एक होता है अप्रोच कि आप अनबायस्ड रहिए, आप चीज़ों को थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखिए, और हर एक पर्सपेक्टिव को रखिए। मतलब कि अगर जो विक्टिम, जनता जिसको विक्टिम बोल रही है, उसका पर्सपेक्टिव भी आपको रखना चाहिए। आपको जज नहीं बनना है, जर्नलिस्ट को जज नहीं बनना है,
वो आजकल यही हो रहा है, मतलब कि जर्नलिस्ट ही जज बन रहा है। बट सर जैसे मैं बहुत न्यूज़ फॉलो करता हूँ, मैं सारे इलेक्शन कैंपेन्स इनके जो भी स्पीचेस देते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं सारा फॉलो करता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी का हो। तो जर्नलिज्म को जितना मैंने समझा है कि प्रेशर बहुत रहता है इस इंडस्ट्री में प्रेशर बहुत है। आप अभी जीरो पे हो तो शायद इतना प्रेशर ना हो, लेकिन जैसे आप 10-20x पहुँचोगे, जहाँ आप बड़ा बिजनेस बनाओगे, आपके पास एक हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा कि आप करंट गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट करते हो या फिर वो चीज़ें। तो सर इसको कैसे हैंडल करते हैं जैसे वो आई थिंक जो मैंने पहले बताया था ना, वो ये बिजनेस मॉडल का फ्लो है। ये बिजनेस मॉडल का ही फ्लो आप कह रहे हो? यस, ये बिजनेस मॉडल का ही फ्लो है, क्योंकि पूरा उसका रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एड से आता है। ओके, गवर्नमेंट एक्ट से आता है। गवर्नमेंट एड से आता है। गवर्नमेंट एड मतलब कि जो आपको जैसे पोलियो का एड आ रहा है, आपको मंत्रालय का भी एड, रोड सड़क सड़क का रेलवे का एड आ रहा है, तो गवर्नमेंट का ही एड आता है ना। गवर्नमेंट के प्रचार सूचना विभाग होता है जो एड ही देता है, मतलब उसका काम ही होता है कि अलग अलग मंत्रालय पेपर में एड आता है। तब वो जो एक बड़ा आपका रेवेन्यू का हिस्सा सरकार से आता है, तो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। ये चैलेंज है, मतलब कि ये कि अब इसमें न्यूज़ चैनल की गलती आप नहीं कर सकते, लेकिन कर ही सकते हैं। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं इसको। तो वो जो अगर ये नहीं होगा, अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आ जाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी कर रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर बेस्ड पे आ जा रही है, क्या रीडरशिप पे करे, तो वो शायद अभी नहीं है हमारे यहाँ। एंड तो इसमें सर जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े चैनल्स बना लिए उन्होंने इस बार इलेक्शंस में। तो उन्होंने बिल्कुल खुल के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करा और फेवर भी करा कि जहाँ वो सही थे, जहाँ वो गलत थे। और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं जो मैं शायद मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे मैं उसकी कम डिटेल देखता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे जब जाता हूँ तो मुझे 1 घंटे पूरी डिटेल के साथ एक पेपर मिलता है उसका। तो आप उसको कैसे देखते हो, जो यूट्यूब पे आजकल एंकर बन के और जर्नलिज्म कर रहे हैं और जो न्यूज़ लेके आ रहे हैं बाहर, उनको कैसे देखते हो आप? वो मतलब अभी देखिए, यूट्यूब में भी जैसे न्यूज़ चैनल में वो एक प्रभाव है गवर्नमेंट का। यूट्यूब में प्रभाव तो गवर्नमेंट का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन वो एथिकली कितना साउंड वो अलाइन कर जाता है। कहीं तो वहाँ भी देखिए दो पक्ष है, मतलब किसी अच्छा बोलेंगे इस पक्ष का है, ये अपोजिशन का है, या और एक उसका है, फेवर वाला है। तो ये अच्छी बात नहीं है कंटेंट क्रिएशन के लिए। आजकल वो जनरलाइज हो गया है कि ये एक रियलिटी हो गई है कि वो मक्सद, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर आप मीडिया की जो बात कर रहे हो, मतलब बड़े तो सारे मीडिया हाउसेस तो हम लोग जो थे, तो एक एथिकली एक जो एथिक्स का होता है उसमें पढ़ाया जाता था कि मीडिया हाउसेस को क्रॉस ओनरशिप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी कॉर्पोरेट एक मीडिया हाउस टीवी को ओन कर रहा है तो पेपर को ओन ना करे, चाहे और भी सारे चैनल मीडिया को ओन ना कर ले, क्योंकि जब सब पे ओन कर लेंगे कहीं वही फिर इंफॉर्मेशन हमारे बायस जो चाहेगा वही दिखाएगा ना। तो ये अभी पूरी दुनिया में लगभग यही कुछ एक घराने हैं जिनके पास सारे मीडिया हाउसेस है, हर मीडियम है। तो चैलेंज है। और तो इंडिविजुअल जब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते ना। वो एक यूट्यूबर एक रिसोर्स के साथ क्या ही कर ले, क्या ही कर रहे हैं। और वो हमसे अगर मान लीजिए मैं किसी एक पक्ष का हूँ, यूट्यूबर दूसरे पक्ष की बातें कर रहा है, हम उससे बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे कि उस समय तुम कहाँ थे। हमें उससे अपेक्षा है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। और हाँ, हमारी भी ये सही बात नहीं कि हम सब उससे कहेंगे सब चीज़ पे तुम बोलो। आप समझ रहे कंटेंट क्रिएशन में आप है कि हर कोई हर समय कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता ना, उसकी लाइफ है। करेक्ट, दुनिया भर का इशू कवर नहीं कर सकता। उसका एक होगा ऑब्जेक्टिव कि ये कवर करना है। किसी का वर्क ग्राउंड रियलिटी दिखाना है, किसी का हो कि सरकार से सवाल करना है, किसी का वर्क सरकार के तारीफ करे। सरकार की तारीफ करने के लिए तो एजेंसी होती है ना, सरकार की एजेंसी रहती है जो सरकार की तारीफ करती है। उसके लिए आपको कूदने की क्या जरूरत है? कि हमको तो जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, जो इशू हो रही है वो दिखाना चाहिए। सरकार की तारीफ कीजिए तो उसको क्रिटिकल वे में नहीं, ये जरूरी था, ये हुआ है, इसमें और चीज़ें हो सकती हुए, वो पर्सपेक्टिव फीडबैक के उसमें होना चाहिए, न कि प्रचार तंत्र की तरह। करेक्ट सर। मेरे एक और क्वेश्चन था आपसे, दैट इज़ कि मैं पहले रिक्रूटमेंट में था, तो मेरा जॉब प्लेटफॉर्म था, हम लोगों को जॉब में हेल्प करते थे। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे जो जर्नलिज्म करके काफ़ी सारे टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से, एंड दे हैव दैट एम्बिशन कि अब हम इस इंडस्ट्री में कुछ करेंगे या कुछ अनबायस और करेंगे, एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर। लेकिन मैंने हमेशा देखा है अगर आपको जर्नलिज्म में मूव करना है तो या तो आपको अनपेड जॉब से मूव करना पड़ता है या 5-7 हज़ार से रिपोर्टर के साथ असिस्टेंट बन के जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है इसमें, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो क्या ग्रोथ है बहुत ज़्यादा? हर कोई रवीश कुमार और वैसे बड़े ब्रांड बन सकता है, ऐसे जर्नलिस्ट बन पाता है, या सब लोग, मतलब क्या रहता है सर इंडस्ट्री का? वो कम है, मतलब कि जो आपको दिखता है वो उनकी संख्या कम है। पूरे इंडस्ट्री में 1% लोग आप चेहरा देखते हैं, बाकी बैकएंड पे काम कर रहे होता है। तो वो एक्सपेक्टेशन सही नहीं है कि सब रवीश कुमार बन जाए, सब
अलग अलग लोग बन जाएं, वो आपको जर्नी थोड़ी सी स्लो है इसमें शायद। वही जो मैं बार बार वही कहूँगा कि इसका रेवेन्यू वाला जो स्ट्रीम है बहुत अच्छा नहीं है, जो इसका बिजनेस मॉडल है। तो आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है, न्यूज़ में जाना है तब तो टफ है। आप पैसा ईमानदारी से काम करना चाहेंगे तो पैसा कम मिलेगा, आप उसमें सर्वाइव करने के लिए बात करें। लेकिन आप ये अगर मीडिया की बात करते तो मीडिया में एडवर्टाइजिंग भी आता है, कैसे पूरा पैसा है। आप किसी भी एड एजेंसी में जाइए, आप अच्छे पैसे, अगर क्रिएटिव होने चाहिए आप प्रोडक्शन में चाहे, आप साउंड रिकॉर्डिंग के लिए जाए, आप इतने ब्रांडिंग के, आप देख रहे ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे वेन्यूज होती हैं क्या, आप मतलब कि वीडियो एडिटिंग का होता है, प्रोडक्शन का होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें पैसा भी है। अब आप आपके लेकिन इंडिविजुअल स्किल सेट पर डिपेंड करेगा। आप पहले दिन से चाहेंगे कि वो करे, हो सकता है शुरुआत में आपको फ्रीलांसिंग करना पड़े। अगर आपका स्किल सेट है ना, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, मीडिया एक बड़ा अम्ब्रेला हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, कैमरामैन हो गए, वीडियो क्या इसमें ग्रोथ और पैसा है सर? है, पैसा है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। मतलब कि कई बार तो जो बोलते हैं कि मीडिया में लोग शुरू आप जॉब तो करते हैं लेकिन बूढ़े नहीं होते मीडिया में, बहुत कम लोग बोले नहीं होती। बूढ़े नहीं, मतलब कि बहुत कम लोग रिटायरमेंट के एज तक मीडिया में रहते हैं, हुआ बहुत कम लोग। मतलब कि अगर आप बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत पैसे कमाना है, तो आपको मूव करना पड़ेगा एक समय के बाद। और नहीं तो इसमें आप, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल नहीं है ना उस तरह से, अगर न्यूज़ मीडिया में रेवेन्यू मॉडल नहीं है, आपको एक समय के बाद आप इसकी अपने दोस्त की तुलना करेंगे, मेरा दोस्त आईटी में है, कमा रहा है, तो वो पैसा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, अपना नहीं मिलेगा, उतनी नहीं क्वालिटी तो लोगों को मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। तो वो आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आ रहा है। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो दिस इंडस्ट्री। तो आपको मतलब कि इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपकी कंटेंट से इम्पैक्ट हो सकता है, वो भी, उसको भी आप काउंट कीजिए। मतलब आप केवल पैसे से अपने जर्नी को काउंट मत कीजिए, अपने इम्पैक्ट को भी काउंट कीजिए कि आपकी वजह से किसी गांव के लोगों का भला हो गया, कुछ आपने पॉलिसी पहुंचा दी, कुछ अवेयरनेस करने से कुछ करप्शन खत्म हो गया, तो भी आपका इम्पैक्ट है, उसको आप अपने पैसे से काउंट कीजिए। एंड सर एक और मेरा था क्वेश्चन, आपने जब अपना ये कोर्स करा था एंड उसके बाद आपने कॉर्पोरेट जॉब क्यों नहीं ली? बिकॉज नॉर्मली आईआईटी और बड़े कॉलेजेस से करने के बाद लोग प्लेसमेंट्स लेते हैं एंड दे वर्क फॉर 2-3 ईयर्स, अच्छा पैकेज मिल जाता है, एक्सपोजर मिलता है, तो आपने क्यों नहीं ली जॉब? ये पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करता हूँ। मतलब कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था पढ़ने के लिए, जब 12th के बाद, तो वो था मैं आईएएस बनने के लिए, एज ए बिहारी हिस्ट्री ऑनर्स मैंने पढ़ा थी यूनिवर्सिटी से, तो आईएएस बनने की तैयारी। लेकिन लास्ट में मैं रियलाइज हुआ कि मतलब 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर का जो जीवन है वो मैं नहीं जी सकता, और फैमिली इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो इसमें जल्दी अर्न कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए मैं आईएमसी आया। आईएमसी में 9 महीने का कोर्स होता है, उस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से जब निकलेंगे हम, मुझे मतलब कि बड़े ऑफिसेस में मतलब कि बेस्ट जॉब मिलेगा, चाहे एडिटिंग का मिलेगा, और वो शायद मैं अभी तैयार नहीं उसके लिए। मतलब कि मैं जो जो सिस्टमिक चेंज की बातें कर रहा हूँ, जो मैं लार्ज लोगों तक इम्पैक्ट पहुँचाने की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कर पाऊंगा शायद मैं। तो वो जो मैं सोचता हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में कि क्या हो सकता है, इम्पैक्टफुल काम हो सकता है, तो वो शायद मुझे सोचने में मजबूर किया। और मैंने फिर इसीलिए मेरे सारे दोस्तों ने ज्वाइन किया मीडिया हाउसेस। मैं नहीं कर पाया कि मुझे लगा कि नहीं, कुछ और एक्सप्लोर प्लेटफुल का सिस्टम को और समझते हैं, तो फिर मैंने फेलोशिप किया। आई थिंक बहुत रिस्की ये कॉल होता है। आप एक तो इतना स्ट्रगल, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद आपको पता है कि अब आपको अर्न करना है, बट टू टेक दिस कॉल कि यार अब मैं अपने मन का कुछ करूंगा एंड आई विल नॉट बी डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, वो कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जूंगा एंड आई विल डू समथिंग जो लोगों को इम्पैक्ट करे, तो दिस अ टफ कॉल। उसमें आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। ना निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं, और उसके लिए आपको प्रोज एंड कॉन्स। तो आपने सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स बनाए थे कि क्योंकि देखो आपने कोर्स करा, आप 9-8 महीने आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके फैमिली में भी इनकम का यू हैव टू सेंड सम मनी और पूरा मैनेज करना है अपने आप को, तो ये कैसे आपने पूरा डिसाइड कर लिया था लाइक ठीक है आप यार नहीं आई वांट टू गो ऑन दिस? वो डिसाइड किया था कि मुझे मतलब कि एक्सप्लोर करना है। मुझे बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर इस लाइफ पर जा रहे हैं तो लिमिटेशंस होंगी, लेकिन अच्छा अर्न कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए, उतना ही ध्यान दे पाएंगे। तो वो सोचना पड़ेगा आपको, अपने लिमिटेशंस पता होने पड़ेंगे। एंड सर रिलेटेड टू दिस वन थिंग, आपको कब समझ में आया कि यार अब दिस इज नॉट वर्किंग आउट, वी शुड क्लोज इट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस लगे हुए हो कि नहीं यार मैं कर लूंगा और चीज़ें उतना लाइन नहीं हो, टाइम और फंड्स वेस्ट होते हैं, तो वो कब समझ में आया आपको कि यार नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट? इसका 2-3 स्टेजेस थे। पहला तो
जो 10 महीने का मैं देखूंगा, पहला 3-4 महीने पैसन था पूरा एकदम, कुछ वो हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें जब वेबसाइट शुरू हुई, हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, स्टोरी बिल्ड करना शुरू किया, लोगों तक पहुंचने लगे, लेकिन उतना नहीं पहुंच पा रहे जितना एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद हमने फंडिंग के लिए अप्रोच किया, तो कुछ फंडिंग आई जो जान पहचान के ही थे, और जिन्होंने पहले वादा किया था शुरू करने से पहले कि हम देंगे, सब बैकआउट कर गए थे। तो वो चैलेंज शुरू हुआ। उसके बाद क्योंकि अपना भी 2 साल का ही वो था, सेविंग था, वो सब जब खत्म होने लगा धीरे धीरे, तब रियलाइज होने लगा। और फिर जैसे ही आप बोलते हैं ना कि दोस्तों की पहचान तभी होती है जब बुरे समय में कैसे काम करते हैं। करेक्ट। तो उस सिचुएशन में वो चीज़ें फंक्शन नहीं कर रही थी, टीम भी उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही थी। जो हम तीनों जो पार्टनर्स थे, एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। मैं अपने उस तक अपने हिस्से का नहीं कर पा रहा हूँ, वो अपने हिस्से का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फेज एक चला। फिर उसके बाद क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन में पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएशन भी कई बार होता था, तो उसी कारण हो सकता है कि 2 बार हमारा 2-3 बार वेबसाइट क्रैश हुआ। ओके। तो कुछ उस समय बिहार में ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे जिस पर हम लोग स्टोरी कवर कर रहे थे। तो वो क्योंकि हमारा छोटा वेबसाइट था, हो सकता है आसान होगा साइबर अटैक करने के लिए भी। पूरा वाइप आउट कर दिया था उसने। एक बार वाइप आउट किया, तो उसके बाद हमने कुछ पैसा लगा के फिर से रिबिल्ड किया। दूसरी बार किया तो फिर हिम्मत हार सी गई थी। फिर लगा था कि फिर से बिल्ड करने के लिए, तब तक रेवेन्यू भी 1 रुपये जनरेट नहीं हो रहा है। फंड उसके पास जा रहे हैं ऐड के लिए, वो बोल रहे हैं कि आप ये कीजिए हमारे लिए, तब हम करेंगे। ये तो करने के लिए हम नहीं आए थे, तो हम जब ही कर लेते। तो वो चैलेंज था। और लास्ट सबसे जो होता है कि पर्सनल फाइनेंसेस, कि आप अर्न नहीं कर रहे। ये सर, ये मैंने अलग से सोचा हुआ था, एंड आई वाज वेरी क्यूरियस टू आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चन कि सर ये जर्नी जो होती है, मतलब दिस इज अ टफ जर्नी, बट जो फाइनेंस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको पता है इतना तो मुझे चाहिए, दिल्ली पे रह रहा हूँ, या घूमना है, गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन। और एक होता है आपको वेंचर में भी हर बार कुछ ना कुछ कैपिटल, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपकी सैलरीज हो, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये चैलेंज कैसे सर आपने ओवरकम करा? बिकॉज दिस इज समथिंग जो रात बस सोने नहीं देता आपको। यस, आई थिंक इसके लिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ और कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। फैमिली पेरेंट्स खेती करते हैं। तब जब मैंने शुरू किया था तो उनको बोला था कि ये होगा, क्योंकि उनको मैं पैसे दे नहीं रहा था, लेकिन उनसे मैं ले भी नहीं सकता था। करेक्ट, क्योंकि 4-5 साल से मैं नहीं ले रहा था। तो वो बिजनेस फैमिली होती तो सपोर्ट सिस्टम रहता है कि नहीं हम लगा देंगे, तो वो वहाँ पे नहीं था। उनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज होता है कि आप वहाँ तो नहीं आएगा, वहाँ से तो नहीं आने वाला, वहाँ से मांग भी नहीं सकते। और अपने कैसे करें, मतलब कि अब रेंट देना है, अब अगले महीने का रेंट कौन देगा, मतलब कि ग्रोसरीज कैसे है, ये सब चैलेंज होता है। तो फिर रात में नींद नहीं आती है। फिर जो हम जिसको रखे हैं उसको पेमेंट कैसे देंगे, इनकम नहीं हो रहा था। जब ये चल, फिर मतलब कि हर एक समय स्टोरी भी कर रहे हैं, वैसा लाइफ स्टाइल था कि हम रात में सोते हुए भी एक स्टोरी लगा के सोते थे। उठते ही ब्रश करने से पहले एक स्टोरी चेक कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ अपडेट करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, क्या करना है। तो वो जो मतलब कि फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली सब तरह से थक गए थे। मतलब कि नहीं हो सकता, मतलब वो जो होता है ना कि मेंटली एकदम अब ब्रेक डाउन हो गया था। तो उस समय आपके जो मेरी पार्टनर हैं, जो फ्रेंड हैं, क्लोज हैं, तो वो उनसे सपोर्ट मिलता था मेंटली कि नहीं ठीक है, कुछ और सोच लो। तो उस समय मुझे लग रहा है कि वैसे समय में आपको एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोग आपको सुनने चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करें, बोलें कि ठीक है, मतलब कि अगर नहीं भी हो रहा है तो तुम कुछ और कर लोगे, हो सकता है तुम गलत जगह पहुंच गए हो। तो वैसे ये सब लोग होना बहुत जरूरी लाइफ में सर, जो आपको बोले कि नहीं यार तुम कर सकते हो, या कोई नहीं, ये नहीं तो कुछ और कर लेना चलेगा, तुम कर लोगे। आई थिंक वो बोलना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलने से आदमी को आधा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो असर फाइनेंस, तो आप कोई ऐसी मतलब ऑडियंस को, बिकॉज हम जब स्टार्ट करते हैं फाइनेंस नहीं होता, बिकॉज जिनसे मैं बात करता हूँ स्टार्टअप से, या तो वो 2 चीज़ें देखते हैं, या तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है करने का, आइडिया बहुत अच्छा है। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि आइडिया के हम फंडिंग ढूंढ रहे हैं। अब नॉर्मली बूटस्ट्रैप, जहाँ आपका आइडिया से प्रोटोटाइप फेज में आपको फंडिंग इतनी इजीली नहीं मिलती, तब बहुत इनोवेटिव आइडिया ना हो, तो आप वो क्या सजेस्ट करोगे, मतलब हाउ दे शुड स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी? जैसे सपोज मैं हूँ, अगर मेरे घर से मुझे 5,000 पॉकेट मनी मिलती है, तो व्हाट शुड आई डू? कैसे मैं अपने आप को फाइनेंशियली बेटर कर सकता हूँ, और मे बी उस फंड से मैं अपने स्टार्टअप्स को बाद में हेल्प कर सकता हूँ? आई थिंक जो अभी मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत, क्योंकि अभी भी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ यूथ एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो वो जो समझ में लो कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो पैशन के साथ साथ रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। उसके लिए आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करते हुए एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऐसे लोगों से मिले जो पहले वो कर चुके हैं, वैसे लोगों से मिलिए जो उसमें फेल हो चुके हैं, और आप उनको इग्नोर मत कीजिए, कह रहे ये फेल हो गए तो हम फेल नहीं होंगे। मतलब कि वो घमंड वाला जो होता है ना, कि वो ईगोइस्टिक नहीं होना है, रियलिस्टिक होना है।
कि वो अगर फेल हुए हैं तो कुछ तो कारण होगा ना, क्योंकि वो भी जब शुरू किए थे तो वैसे ही आपकी तरह हमारी तरह ही पैशनेट होंगे वो। तो वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और हमें अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये आइडिया कर लेंगे, मेरा ही यूनिक है, बेसिक गूगल भी नहीं करते, चाहे वो अगर आता भी नेगेटिव तो उसको इग्नोर करते हैं, अरे ये तो ऐसे ही लिख दिए होंगे। तो रियलिस्टिक होना है, रिसर्च बढ़िया करना है, प्रोटोटाइप अच्छे से करना है, जैसे कुछ भी शुरू करने से पहले, ऑन इन जाने से पहले बेसिक प्रोटोटाइपिंग कर लिए बढ़िया से। अरे उसमें रियलिस्टिक रहिए, जो प्रोटोटाइपिंग का रिजल्ट होगा उसमें आप रियलिस्टिक रहिए, तब शायद आप बिल्ड कर पाएंगे। और पार्टनर्स अच्छे होने चाहिए। तो दिस इज़ ऑल कि जब आप एक बिजनेस शुरू करो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया कि एक अच्छा को फाउंडर चूज करना जो आपके एक स्ट्रेंथ जो उसमें बेटर हो और एक आप में बेटर हो, दोनों अलाइन करते हो। जैसे आप शायद मार्केटिंग में अच्छे हो और वो ऑपरेशंस में अच्छा हो, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो आपने ऐड करा कि ग्राउंड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई बिलीव कि आजकल लोग ना बस कूद जाते हैं और फिर जब वो एक बार फेल होते हैं फिर कूद जाते हैं, उसके बाद उनका वो हौसला टूट जाता है दैट नहीं यार एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत टफ है। लेकिन मुझे लगता है जो लोग ग्राउंड रिसर्च करके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बताया दैट इज कि आप अपने फेलियर्स जिन्होंने फेल हुए उनसे सीखना बहुत जरूरी है। दैट इज सबसे, जो सक्सेस हुआ उसके पास तो एक स्टोरी है, बट जो फेल हुआ उसकी स्टोरी समझ के सीख के बाहर लाना और उससे अपने आप को और बेटर करना, अपने आइडिया को पॉलिश करना, एंड देन कम टू द मार्केट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पास लास्ट मैं जो एक मानता हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ आपके उसमें कि एक मेंटर होना बहुत जरूरी है आपके। यस यस। ऐसा कोई जिसने वो एक्सपीरियंस करा हो या वो जर्नी देखी हो, दैट मेक्स योर लाइफ मोर इजी। वो उतनी हसल नहीं होती है। यस, नहीं जरूरी भी है, क्योंकि मतलब मेंटर नहीं होगा तो आप वो जो जिस मझधार में आप फंसे रहते हैं वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि एक किसी को थर्ड आई व्यू, वर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, वर्ड आई व्यू होना चाहिए, मतलब कि आप कहाँ पर हो, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम जब गड्ढे में गिर जाते हैं तो गिर जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, हमें लगता है कि यही दुनिया है, यही दुनिया। तो रियलाइजेशन के लिए कोई ज़रूरी है जो आपको बातें आपसे करे, जो हो सकता है जहाँ हम फंसे उससे अलावा बातें करें। दैट इज कि आप हमारे ऑडियंस अगर कोई शुरू कर रहा है जो आपने बताया, आप मुझे ऐसे 3 चीजें बताइए जो आपको लगता है कि इस जर्नी में डिफिकल्ट थी, अगर कोई मीडिया इंडस्ट्री में कुछ शुरू करना चाहता है, एंड अगर कोई ओवरकम का आपके पास एडवाइस है तो आप वो बता सकते हो। देखिए मीडिया इंडस्ट्री अभी तो, क्योंकि इंडिया को बोलते हैं कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब कंटेंट की फैक्ट्री बन गए हैं, तो वो अभी आप सबसे बड़े कि आप खुद पे विश्वास कीजिए, टीम बिल्ड करने के बजाय आप खुद फील्ड में उतर जाइए, मतलब कि आप जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए कंटेंट क्रिएट कीजिए, मतलब कि आप कुछ एडिटिंग आपको अच्छी से आनी चाहिए, राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, और समझ होनी चाहिए कंटेंट की। मतलब दो ही तरह की, या तो आप केवल विजन के साथ कर रहे हैं तब उसका अलग रास्ता है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं केवल कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कर रहे हैं तब तो अलग रास्ता है। आपको दोनों रास्ते, वो गलत रास्ता या सही रास्ता मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जिस पे जाना है पहले डिसाइड कर लीजिए। आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना है, उसकी एक अलग जर्नी है, उसमें आपको डीप डाउन जाना पड़ेगा, उसमें वैसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो विजन डिफाइन करना पड़ेगा कि आप 10 साल तक क्या क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह कंटेंट। एक होता है कुछ भी करना है, तो जिसे जो आजकल बोलते हैं क्रिंज कंटेंट, तो उसमें फिर कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको जो आपको एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी ऐसे नहीं कोई भी कर सकता है, एडिटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी की समझ अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ से कूद सकते हैं। बाकी जर्नी अभी मीडिया हाउसेस बिल्ड करने का ना सोचें, वो इंडिविजुअल इंसान नहीं कर सकता, वो अभी भी मीडिया हाउस बिल्ड करने का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब एथिकली प्रॉफिटेबल नहीं है, एथिकली प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ हाँ। बाकी तो मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे जैसे कम्युनिकेशन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए आप बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आपकी मुझे समझ में आया दैट इज कि इस इंडस्ट्री में अब बूम है बिकॉज मार्केट में रील्स और कंटेंट को लेके बहुत अवेयरनेस है, तो यू कैन डू योर पर्सनल ब्रांडिंग एज अ ब्रांडर और समथिंग लाइक, आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो। आपको बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस नहीं चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इफ यू आर गोइंग एंड थिंकिंग कि मैं मीडिया हाउस बिल्ड करूंगा, वो अभी भी एक प्रॉब्लम है। यस, वो चैलेंज है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए, आपको या तो आपका फेस वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग और हाई है, या फिर आपके पास बहुत सारा कैपिटल हो, तभी आप। बट अभी ये एडवांटेज आ गया लोगों के पास कि मार्केट में कॉन्टेक्ट को लेके बहुत अवेयरनेस है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है उसके बाद भी यू हैव अ मार्केट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मार्केट जो आपको एक अच्छी ऑडियंस दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब टेक फ्रेंडली है ना, मतलब आप अगर आपको इंस्टाग्राम अच्छे से आ रहा है, समझ के लॉगरिदम आप समझ पा रहे हैं, आप यूट्यूब को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और कोई भी आप थीम एक पकड़ ले ना तो आपके ऑडियंस आराम से बन जाती है। कोई भी एक थीम पकड़ ले, मतलब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो देखी जाती है वो कुकिंग वाले वीडियोस देखी। करेक्ट, हाँ। तो क्योंकि वो जरूरी नहीं कि बहुत हाई प्रोफेशनल लोग, सिंपल एक घर की महिला, एक लड़का जो बैचलर रह रहा है वो कुकिंग कर रहा है, तो वो जो बना रहे हैं कंटेंट देखे जा रहे हैं, तो आप थीम पकड़ लेंगे तो ऑडियंस आपके साथ अटैच होगी। एंड सो वी आर कमिंग टू द एंड सर,
ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं कल रात को सोचा था मैं आपसे पूछूंगा। दैट इज कि अगर भूषण जी को आपने पुराना ओल्ड वर्जन भूषण जो कॉलेज से निकला था उसको एक एडवाइस देनी हो कॉलेज करने के बाद, तो आप क्या एडवाइस दोगे? क्या ऐसी गलती आपने करी जो आप कहोगे यार अगर मैं ये सही करता तो शायद आज मैं दूसरे डायरेक्शन में बेटर होता? आई थिंक मुझे उसमें तभी उतरना चाहिए था जब कम से कम 2 साल में उसमें दे सकता, 2 साल फाइनेंस अपने आप को फाइनेंस कर पाता, ये करता। और दूसरा थोड़ा सा रियलिस्टिक होता, मैं अपने अप्रोच में रियलिस्टिक होता और केवल दोस्त को फाउंडर बनाने के लिए नहीं जाता, मैं और भी अप्रोचेज लेता और कुछ ऐसा जो जो अभी मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि बिजनेसेस नहीं बिल्ड होते हैं उसमें उसमें बहुत टफ होता है, तो शायद ऐसा कुछ सोचता जिसमें बिल्ड हो सकता है, जिसमें मेरी कैपेसिटी के साथ और मिनिमम रिसोर्सेज का बिजनेस बिल्ड हो सकते हैं, वो कर रहा होता मैं। और शायद और टाइम देता मैं, शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे, उस टाइम को अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन शायद अगर मैं थोड़ा सा और तैयारी करके क्योंकि अगर फैमिली जिसकी सपोर्ट कर रही हो तो तुरंत कुछ जाना चाहिए, अगर नहीं कर रही तो आपको इतना रहना चाहिए कि 2 साल 3 साल फाइनेंशियली काम करके खुद को फाइनेंस कर पाओ। अगर आप खुद को 2 साल कम, क्योंकि आपको भी पता हो कि 90% जो स्टार्टअप है वो 3 साल के अंदर फेल हो जाता है। करेक्ट, 90% ये तो डेटा है। डेटा है। अब वो तो अगर 90% से आप उस 10% में आना है तो मतलब 3 साल की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो ये सेइंग कि पहले आपके पास फाइनेंस अपना प्लान होना चाहिए 3 साल के लिए हाँ। कि आप कैसे मैच होगे रियलिस्टिक खुद को लेस, आपके पास डेटा बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, आपके आइडिया में क्या गैप है कैसे करोगे। एंड थर्ड इज कि यू सेड कि आपके पास विजन होना चाहिए कि यार कैसे इसको मैं लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा चलाऊंगा। यस यस। आई थिंक सर दिस इज आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी, बिकॉज मेरी लाइफ में भी ऐसे था, मैं कूद गया था 12 से निकलते कि आप बना दूंगा 100 करोड़ की कंपनी, कुछ नहीं हुआ, जीरो आ गया, फिर एक और स्टार्टअप में कूद गया, नहीं अब ये आइडिया अच्छा है। तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है बहुत टाइम बाद अब ये जर्नी में कि यार डेटा फाइनेंस और ग्राउंड लेवल पे रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने रखा। एंड मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड दिस इज़ समथिंग विच एवरी यंगस्टर्स शुड नो एंड लर्न कि जब वो शुरू कर रहा हो तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे वो उनको ओवरकम कर सकता है। थैंक यू। और मुझे मेरा तक मैंने पहली बार अपने फेल होने की जर्नी को शेयर किया है पब्लिकली, मतलब मैं नहीं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन थैंक यू पुश करने के लिए। मुझे लगता है लोग ना अपने फेलियर्स को लेके थोड़े से नेगेटिव रहते हैं कि इनको मैं मुझे बाहर नहीं लाना, बट मुझे लगता है ये फेलियर्स नहीं है, दिस इज़ ऑल लर्निंग। मतलब आपने से जैसे मेरा डिस्कशन हुआ था एंड वी डिस्कस कि ये लर्निंग है, ये फेलियर्स नहीं है। हम इनको फेलियर का नाम देके अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया। दिस इज जस्ट अ लर्निंग लाइफ है, आप हर बार हर चीज़ में फेल होते हैं। मैं तो कहता हूँ सर हर चीज़ में आदमी एक बार फेल होता है, कोई छोटी सी चीज़ हो, और वो सीख के एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस का मतलब ही क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब ही ये है कि आपने कुछ फेल हुए, सीखा, और अब आप उसको बेटर कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो। यस आई थिंक, क्योंकि अभी जो जर्नी में मैं जो उस समय तो फेल लगता था, लेकिन अभी अब के जर्नी में जो देखता हूँ कि वो उसने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। मुझे जो एंटरप्रेन्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन इंट्राप्रेन्योर हूँ मैं। अभी जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो एंटरप्रेन्योर करता है, बस खाली टाइप सैलरी आ जाती है, बाकी मैं खुद लीड करता हूँ, खुद बिल्ड करता हूँ। तो वो जो एटीट्यूड है ना, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड, वो आ जाता है। भले आप कितना भी, वो आपको सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो वो उसने सिखा दिए, फेल भले हुए लेकिन वो सिखा दिए, मुझे हिम्मत दे दी, मतलब मैं अब डरता नहीं है। ठीक है, तो सर इससे एक लास्ट कंक्लूजन मैं और निकालूं कि सबको एक बार एंटरप्रेन्योर जर्नी ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो हसल, वो ग्राउंडेड जाना, Yes. आई थिंक आपको शायद अभी कॉर्पोरेट में भी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब कि ये अप्रोच है ना, जिसको इसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं ना, इंट्राप्रेन्योर। यस, मतलब कि तो वो जो अप्रोच है कि फेल जैसे सक्सेस तो हो जाता है, तो आपको सब चीज़ टिक 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 अच्छा अच्छा ही हुआ होता है कि सब अच्छा हो गया है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं ना, तो अगर सही फेल हो गया तो आप वो चीज़ें आपको याद आती हैं जो आपने मतलब करना था नहीं कर पाया। सक्सेस होने पे तो सब कुछ अच्छा अच्छा आपको होता है, आपको एक्सपीरियंस दिया था क्या बुरा हो सकता है। तो जो फेल हो जाता है वो लर्न करता है, मतलब कि उसको एहसास होता है कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, और वो शायद ज़्यादा सतर्क रहता है अपने आगे की जर्नी के लिए। और मुझे लग रहा है कि प्रिपेयर होता है, वो चैलेंजेस लेने के लिए प्रिपेयर होता है। वो उस समय इतना गिर सकते हैं, जैसे जो शेयर मार्केट में लगा रहा है, तो अभी डाउन में लगा रहा है, तो समझ जाएगा ना कि इतना तो गिर सकता है। करेक्ट, उसकी बियर करने की क्षमता बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर फेल जर्नी विद अस, एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों को इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत कुछ सीख के उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा, एंड मे बी दे कैन बिल्ड समथिंग बेटर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।